एवरीवन, कैसे हैं सभी? बढ़िया सर, बढ़िया। ओके, सो क्विकली, जिसको जरूरत नहीं है प्लीज क्या अपने माइक बंद कर सकते हैं, या तो मुझे करना पड़ेगा? मोहित, आई म्यूट कर रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है। तो आई होप के सभी आ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, दिव्यांशु कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कल हमने बात की थी इंटरनल सिक्योरिटी पे। आपके इंटरनल सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस है रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। 2022 में क्या इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस रहेंगे हमारे सामने, और कुछ एक मेजर इंसिडेंट्स जो मेजर अटैक हुए थे इंडिया पे, उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, ये सब कल का एजेंडा था। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी आपके सीएपीएफ एग्जाम में पूछा था 2015 में, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से और कौन से टॉपिक आए हैं आपके। मैं आपको, इफ आई कैन शेयर द स्लाइड, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपसे पूछा था रिसीडिंग ग्लेशियर्स के बारे में, उत्तराखंड फ्लड के बारे में पूछा था उन्होंने। और एक और टॉपिक आया था आपका उत्तराखंड फ्लड और श्रीनगर फ्लड पे, ऐसा कुछ आया था 2011-12 में पूछा था वो आपसे। जस्ट अ सेकंड। चलिए, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर में उसको ढूंढ लेंगे। आई फाइंड आउट इन बिटवीन द क्लास। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसका सोर्स क्या लिया है, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का सोर्स है दैट इज द योजना मैगजीन, जो है आपकी रिलीज कौन करती है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये आपको पता होगा कि यही ये रिलीज करती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस मैगजीन, जो आप इसमें सीएपीएफ एग्जाम में डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज द बेस्ट सोर्स। क्योंकि ये जो इन्होंने लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ये है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ उसमें होम अफेयर्स के अंडर, या फिर जो आपके एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स रहते हैं, डीजी रहते हैं एनडीआरएफ के, उन्होंने ये मैगजीन लिखी है। तो इससे बेटर सोर्स मुझे लगता नहीं है कोई है। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। अगर आपको पूरा एनालाइज करना है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या सिनेरियो है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये खुद आपको पढ़ना पड़ेगा। और वेरी एलोक्वेंटली ये लिखा गया है। इसमें ये नहीं है कि सुपरफ्लुअस नॉलेज कोई भी नहीं है, बहुत अच्छे तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ये दिखा है, देखे, दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया। जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट की इसमें बात की है कि इंडियन कॉन्टिनेंट का कितना लार्ज लैंड मास है, और इसमें अराउंड 59% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज अंडर थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक हैजार्ड। तो अर्थक्वेक प्रोन है इंडिया का अराउंड 60% ऑफ द पार्ट। और पॉपुलेशन देखिए उसके साथ, इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, मोर देन 130 करोड़ पीपल आर लिविंग इन दिस स्मॉल पैच ऑफ लैंड। ठीक है, 18% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इंडिया में है। और इंडिया ओनली अकाउंट्स फॉर 2.24 समथिंग परसेंटेज ऑफ लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक स्मॉल लैंड पे रहती है। और इंडिया की ज्योग्राफिक डिविजन्स भी देखे तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मैनी ज्योग्राफिकल डिविजन्स, जहां पे डेजर्ट एक तरफ आपको दिखेंगे, हिल एरियाज, हिमालयस आपको दिखेंगे, कोस्टल एरियाज है दैट इज मोर प्रोन टुवर्ड्स साइक्लोन, और सी लेवल राइज, राइट। और हिल एरियाज में आपको लैंडस्लाइड दिखेगा, जैसे केरला में लैंडस्लाइड हुआ था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें एक साथ ही 11 से 12 लोग मारे गए। डिजास्टर मैनेजमेंट यू यू कैन आल्सो रिलेट टुवर्ड्स द एवलांचेस। एवलांचेस से जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, ये डेली फाइट करती है। आईटीबीपी के जो काफी इसमें जो जवान थे वो इसमें ट्रैप भी हो गए थे एवलांचे में। और नॉट इन द ओनली द आईटीबीपी बट इंडियन आर्मी के भी लोग एवलांचे से जितने ज्यादा मरते हैं, वो रियल जो कंडीशंस है, रियल रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा बॉर्डर्स पे, उससे ज्यादा कैजुअलिटी हमारी एवलांचे से होती है। हाँ, बीएसएफ वाले जो कैंडिडेट हैं अंकित आज होंगे तो ही कैन रिलेट। ठीक है, तो विनय, राइट, तो ओके।
तो ये सब मैंने आपको बताया कि क्या क्या ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, क्योंकि हर एक एरिया के हर एक पेक्युलियर चैलेंजेस है। कोस्टल एरियाज का आप साइक्लोन से रिलेट करेंगे, हिल एरियाज का आप ग्लेशियर आउटबर्स्ट से रिलेट कर सकते हैं, हिल एरियाज का उत्तराखंड फ्लड जो हुई थी, राइट, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो रिलेट कर सकते हैं, विनेश देयर, ओके, ठीक है, ये सब आपको। तो ये मैंने दिया ब्रॉड ओवरव्यू दिया। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कितने तरह के डिजास्टर्स हैं हमारे यहाँ पे। तो आई हैव गिवन अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जैसे मिटोलॉजिकल डिजास्टर इज देयर। मिटोलॉजिकल डिजास्टर्स के अंडर क्या आते हैं, साइक्लोन। अभी हाल ही में कौन सा साइक्लोन आया था, दैट इज ताकुते और अम्फान, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। और इसके बाद भी यास साइक्लोन आया था, और दो तीन साइक्लोन और आए थे। तो ये कितनी तबाही मचाते हैं कोस्टल एरियाज में। पहले क्या होता था, ड्यूरिंग द 2004 जो सुनामी आई थी इंडोनेशिया के जो एक आइलैंड के अंडर, जो आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ था, उससे जितनी ज्यादा हमने देखा डिवास्टेशन इतने बड़े स्केल पे वी नेवर विटनेस्ड, हमने अपने लाइफ टाइम में विटनेस किया नहीं किया। तो 2004 या एक की जो सुनामी आई थी वो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे आई थी, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, द वर्ल्ड कोलैबोरेट, क्योंकि ये जो इसका मैग्नीट्यूड है इन डिजास्टर्स का, जैसे हम साइक्लोन का देखें या फिर अर्थक्वेक का देखें, उसके बाद सुनामी का देखें, इससे कोई इंडिविजुअल नेशन अकेले फाइट नहीं कर सकता। सो वी नीड अ हैंड होल्डिंग, वी नीड रिक्वायर्ड मोर सपोर्ट, दूसरी कंट्रीज का भी हमें सपोर्ट चाहिएगा। तो इसके बाद से काफी चेंजेस आए। चेंजेस किस तरह से, वी नीड और वी मूव टुवर्ड्स मोर कोलैबोरेशन, हमने कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया की जो इनिशिएटिव है, जैसे सागर, सिक्योरिटी ऑफ ऑल एंड ग्रोथ इन द रीजन, सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड ग्रोथ इन द रीजन, ये हमारा इनिशिएटिव है। इसके अंडर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हेडर, HADR, आपने एक्सरसाइज सुनी होगी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस, जिसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वॉर एक्सरसाइज, ये सभी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं आपको योकोहामा कन्वेंशन। सागर बोल रहे हैं योकोहामा कन्वेंशन, ये देखिए सबसे पहले योकोहामा कन्वेंशन आया था। उसके बाद जो कन्वेंशन आया, मैं बात कर लेता हूँ आपसे, चलो आपने छेड़ ही दिया था, योकोहामा कन्वेंशन 2005 में आया था, ह्यूगो फ्रेमवर्क 2015 में आया था, सेंदाई फ्रेमवर्क। ये जापान की दोनों सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज है जापान की। तो यहाँ हमने किया क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क में, ह्योगो फ्रेमवर्क में, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। जब तक अनलेस अनटिल हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सिचुएशन या कोई डिजास्टर हो जाता है, तो उससे निपटने के लिए या फिर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, उसके लिए मिटिगेशन जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सभी फ्रेमवर्क के अंडर हमने क्या है, फाइनलाइज किया है। तो ये इंटरनेशनल लेवल का फ्रेमवर्क है, जापान ने इसको होस्ट किया था मीटिंग को, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेंदाई फ्रेमवर्क के अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि देयर आर 4 मेजर प्रिंसिपल्स। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क, अंडरस्टैंड द रिस्क का मतलब मैपिंग करनी पड़ेगी आपको। जैसे इंडिया में मैपिंग एक्सरसाइज चलती है, जैसे हम देखें तो जो हमारी हिल एरियाज है, हिल एरियाज में कितना रीजन अर्थक्वेक प्रोन जोन है, कौन से जोन में वो आता है, जोन नंबर 3 है, जोन नंबर 4 है, जोन नंबर 5 है। अब दिल्ली भी आपका जोन नंबर 4 में आता है, दैट इज वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है दिल्ली में। फ्लड प्लेन्स के अराउंड क्या हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अगर हमें पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट से जो लोग हैं उसको बुलाना पड़ेगा। दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज वहां पे ज्योग्राफी क्या है, उनका स्टोन्स जो है लिथोग्राफी वहां पे स्टडी करनी पड़ेगी, स्टोन्स की फॉर्मेशन क्या है, किस हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये है आपका, दैट इज द मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, कि हम पहले ही प्रिपेयर्ड है, उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को हम कॉल करेंगे। तो एक और चीज इससे आप जो कनेक्ट करनी है वो आपको है, वो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड हमारा दोबारा से रिवाइज किया गया है 2018-19 में। नेशनल बिल्डिंग कोड के अंडर हमने क्या किया है, जिसके अंडर आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप यू आर बिल्डिंग अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपको एग्जिट रूट क्या चाहिए, उसके लिए आपको अगर इन केस देयर इज अ फायर, तो क्या क्या आपको रिसोर्सेज अपनी बिल्डिंग में रखने हैं, एलिवेटर को किस तरह मैनेज करना है, और कितने एग्जिट पॉइंट होंगे, एंट्री पॉइंट होंगे, कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है। सो दैट इज अंडर द नेशनल बिल्डिंग कोड। अगर आप में से किसी को पता होगा तो लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में राजेंद्र नगर में करोल बाग में, सॉरी, एक होटल में आग लग गई थी। उस होटल में
सो ऑल वर बर्न टू डेथ। जो टेरिस पे जो पार्टी कर रहे थे 15 से 20 लोग वो मारे गए क्योंकि एग्जिट पॉइंट नहीं थे उनके पास। अभी गुजरात में हुआ था कुछ दिन पहले इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, वो भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आता है। इंडिया हैड नेवर विटनेस दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो हुआ था, नेवर विटनेस इस तरह की जो ट्रेजेडी थी। ठीक है, तो उसके बाद हमने काफी चेंजेस लाए। उसके बाद हमने स्टडी किया अगर कोई बायोकेमिकल वॉरफेयर होता है या फिर कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है तो उसको कैसे निपटा जाए। तो ये सब हमारे पास एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप में से कोई सीआईएसएफ कैंडिडेट होगा या फिर कोई सीआईएसएफ में जाना चाह रहा होगा, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए सीआईएसएफ जानी चाहती है। हुआ क्या था, सीआईएसएफ बना ही क्यों? सीआईएसएफ इसीलिए बना था क्योंकि एक इंडस्ट्री में आग लग गई थी जो कि शायद झारखंड में थी या बिहार में थी। उस इंडस्ट्री में आग लगने के बाद वहां पे कम्युनल वायलेंस छिड़ गया। ठीक है, राइट्स होने लगे क्योंकि काफी लोग उसमें मारे गए। देवर अगेंस्ट द गवर्नमेंट के इस तरह से कोई इशू हो कैसे सकता है। तो गवर्नमेंट के अंडर एक कमेटी बिठाई गई दैट वाज मॉनिटर्ड बाय वन पर्टिकुलर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। उन्होंने रिकमेंड किया कि वी नीड अ डेडिकेटेड फोर्स फॉर द इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए हमें एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए। तो सीआईएसएफ बनी थी आपकी 1965 या 69 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो ये उनके पीछे सोल रीजन था सीएसएफ बनने का। तो सीएसएफ के अंडर एक फायर विंग भी है, दैट इज द डेडिकेटेड फायर विंग। किसी फोर्स में नहीं है डेडिकेटेड फायर विंग। और उनकी जो कैपेबिलिटी है सीआईएसएफ के अंडर फायर विंग की, उनकी जो एक्सपर्टीज है इंडिया में किसी और के पास नहीं है इतनी बेटर टेक्नोलॉजी जो सीआईएसएफ का फायर विंग है। ठीक है, उससे ट्रेनिंग लेने थ्रू आउट इंडिया सभी लोग आते हैं सीआईएसएफ में। तो हम वापस आते हैं, देखो ये था ब्रॉड ओवरव्यू। आपको जानना चाहिए कि कोलैबोरेशन कहाँ चाहिए, इंडिया का क्या अभी प्रेजेंट में चल रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, आपको सभी को इंट्रोडक्शन लिख के आना है, सिर्फ सिर्फ इंट्रोडक्शन। या फिर तो आप किसी ने पूरा भी लिखा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी ने लिखा है, कोई शेयर करेगा? एनीबॉडी? यस सर, मैंने लिखा था। और गो अहेड अंकित, बताइए। दिव्यांशु ने भी लिखा है, ओके। प्लीज नरेट करिए आप, मतलब आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, थोड़ा सा 1 और 2 लाइन, 3 लाइन। सर मैंने बोलना है सर? हाँ हाँ, बोलिए, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा ना आपने कहाँ लिखा है। ओके सर, तो एक मिनट सर। अच्छा, नोटबुक नहीं है आपके पास? ठीक है, अगर किसी के पास नोटबुक है तो वो बोल सकता है अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कैंडिडेट्स के बीच वो सर है मैंने हाँ लिखा था सर, है सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। आई ऑल्सो डिड, विनय ने भी किया है। एक्चुअली हम्म, सर बोलना है क्या इंट्रो? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैंने लिखा है कि एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, which ओके। is under home ministry and is chaired by our honorable prime minister, nearly 12% of our geographical area is flood prone area. Nearly 68% of area comes under the influence of drought, landslide and avalanches, while nearly 58.6% of area is earthquake prone area. सर ये इंट्रो में लिखा इंट्रो आपका, देयर इज टू मच फैक्ट्स, देयर इज नो रियल लाइफ एग्जांपल, नो इवेंट। तो ठीक है, तो है। ये आपका जो इंट्रोडक्शन है दैट इज एवरेज। बट इसको आप कैसे, इंट्रोडक्शन का काम क्या होता है, इंट्रोडक्शन इज लाइक अ ट्रेलर, कि आप यू विल परसुएड द रीडर। ठीक है, तो आपको पूरा ऐसे पढ़ने पे मजबूर करेंगे अपने रीडर को। बट यू हैव गिवन सो मच इंफॉर्मेशन, उसमें कोई हुक नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ हुक नहीं है, उसमें परसुएड कैसे करेंगे आप रीडर को? ही विल फील बोरिंग। ठीक है, पीएम मोदी नेवर राइट एनी प्राइम मिनिस्टर्स नेम, एनी लीडर्स नेम इन द इंट्रोडक्शन। एनसीआरबी रिपोर्ट या फिर जो आपने एनडीएमए की रिपोर्ट लिखी है दैट इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। उसके साथ ही आप इसमें क्या लिख सकते हैं जो आप थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं मेन बॉडी में, या फिर कोई इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ या कोई ऐसा डिजास्टर हुआ हमारे इंडिया में, तो वो सबसे ज्यादा इसमें क्या करेगा, आपका हाईलाइट करेगा आपके इंट्रोडक्शन को। जैसे कुछ यूके ग्लेशियर आउटबर्स्ट, आप तो है ही वैसे ही उत्तराखंड से, वो आपको लिखना चाहिए था। चेन्नई एंड केरला फ्लड, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, आप इसमें लिख सकते थे। उसके बाद जो आपने इंडिया का बताया कि इंडिया हैज अ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन,
उसके अंडर इतना लैंड मास, इसके अंडर है, डिजास्टर प्रोन है, ये इंपॉर्टेंट था, ये लिख सकते थे। इसके बाद आप रिलेट कर सकते थे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया के अंदर जो लोग हैं ऑलरेडी सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी देखते हैं हम वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे। तो अराउंड 27% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। इन केस देर इज एन फ्लड और एनी अर्थक्वेक, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आपका वो भी आता है कि फूड फेलियर हो जाए या फिर क्रॉप फेलियर हो जाए तो फूड सिक्योरिटी के इशू बन जाता है, फामाइन लाइक कंडीशन हो जाए, ड्रोट लाइक कंडीशन हो जाए, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर है आपका, ड्रोट हो जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए, तो वो आपका मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर में आ जाएगा, मेट्रोलॉजिकल ड्रोट। ये सभी चीजें इसमें आपको दिखाना है कि इंडिया के अंदर इतने लोग इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो दैट यू शुड राइट इन द इंट्रोडक्शन। ये आपका नज इफेक्ट होगा, ठीक है। तो और कोई बताइए, दिवांशु आप बताइए। Yes, sir. ओके, Sir, disaster management is the conservation of lives and properties during a natural disaster or a disaster made by a man. ओके, Sir, it addresses various issues like flood, cyclone, or spread of any diseases. It is an organization to save people from such chaos. सर इतना ही मतलब ठीक है, सर, समझ बाकी गया, फिर मैंने उसके बाद रिपोर्ट लिख दी। समझ गया। तो आपके इंट्रोडक्शन में क्या है, यू हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। Yes, sir. आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस डिजास्टर मैनेजमेंट टर्म इन योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में यू हैव गिवन द ओवरव्यू, फुल ओवरव्यू, आप मतलब जो आप पूरे ऐसे में डिस्कस करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल गो अगेंस्ट यू। या फिर एग्जामिनर इंट्रोडक्शन सबसे पहली चीज वही पढ़ता है, तो वो उसको लगेगा दैट इज एन एवरेज कैंडिडेट, और वो आपको एवरेज मार्क्स देके निकल जाएगा आगे की तरफ। तो ये काम नहीं करना है, वहां पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर जो कोई रिपोर्ट कोट कर सकते हैं आप, बट डू नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे राइटिंग है, दिस इज नॉट ए जीएस आंसर राइटिंग जो आपका यूपीएससी में होता है, ठीक है, वो नहीं है इसमें। सर जैसे रिपोर्ट सर, वैसे तो सर रिपोर्ट सेकंड पैराग्राफ में तो लिखी जाती है, मतलब सर। हाँ, सर आप बोल रहे हैं कि यस सर, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस यस सर, मेन बॉडी में लिखनी चाहिए ना, यस सर। तो सर बट फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब लिख सकते हैं रिपोर्ट के बारे में सर, मतलब। सिर्फ रिपोर्ट यस का सर, नाम लिख सकते हैं कि यस। अकॉर्डिंग टू एनडीएमए रिपोर्ट, या फिर कोई और रिपोर्ट होगी या फिर कोई इवेंट का नाम होगा, वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक क्या चीज है, देखो मैं बताता हूँ आपको, कैंडिडेट हमेशा हेजिटेट करता है कि मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन में नहीं लिखूंगा, बॉडी में लिखूंगा, ठीक है, बट इन यूपीएससी यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एट द इनिशियल स्टेज। जितना अच्छा आप सबसे इंट्रोडक्शन में करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये नहीं कि आप सोचेंगे मेरे पास जो नॉलेज है मैं लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ, या फिर मैं कंक्लूजन में लिखूंगा या फिर मैं बॉडी में लिखूंगा, नहीं पढ़ेगा कोई, ठीक है, इस भ्रम में मत रहना। यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द इंट्रोडक्शन, जितनी आपको लगता है कि दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट और रेलिवेंट भी है, इंट्रोडक्शन में लिखिए, उसी से आपका एग्जामिनर परसुएड करेगा। कई बार तो इतनी जल्दी में रहते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एंड यू विल बी अवार्डेड मार्क्स, बस खत्म, इतना। तो इन सभी चीजों से बचे, समझ गए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं आपको सॉरी उससे पहले मैं विनय विनय आप बताइए कि आपने क्या किया है। सर इंट्रोडक्शन में, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इंट्रोडक्शन में यही जनरल इंट्रोडक्शन लिखा है, एनी एक्टिविटी whether natural or man made become a disaster if it crosses its limits. Right. Heavy rains turns into river into flood, earthquake like man made nuclear power plant like Bhopal gas incident, Excellent. etc. Floods in Chamoli district of UK are Right. many recent example of disaster. Very excellent. Excellent विनय, आपने मतलब बहुत अच्छा लिखा है। इसमें देखिए दो चीजें हैं जो मुझे सुन के आपसे पता लगी। वन इज यू हैव imparted the feeling in your introduction, थोड़ा सा उसमें when rivers turns into flood इस तरह से आपने लिखा, इसमें आपने थोड़ी फीलिंग डालने की कोशिश की। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी दिया इसमें, जैसे वो आपने यूके का चामोली डिस्ट्रिक्ट का आपने दिया, उससे एग्जामिनर को एकदम स्ट्राइक होगा कि हाँ दिस पर्सन हैज नॉलेज, इसने जो रेलिवेंट होना चाहिए था वो इसने लिखा, तो मैं परसुएड, आई विल बी परसुएडेड। तो इस केस में मैं आपको पूरा ऐसे पढ़ूंगा, आपने जो इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं पूरा ऐसे पढ़ूंगा। तो
इट्स अ फाइन इंट्रोडक्शन, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली या फिर कोई जार्गन्स यूज नहीं किए हैं विनय ने, या फिर कोई इतने डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं किए हैं, सिंपल इंग्लिश यूज किया है, थोड़ा सा उसमें फीलिंग इम्पार्ट करने की कोशिश की है और कुछ एग्जाम्पल डाले हैं, बस इतना किया उन्होंने। ठीक है, Thanks. ओके, देखिए ये इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ लेट्स कम टू दिस डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं। किस किस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इस हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको सोचना है। जैसे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आपके साइक्लोन आ गया, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आपका फ्लड भी आ जाता है। ठीक है, और देखिए तो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आपका फ्लड और क्लाउड बर्स्ट, जो कि उत्तराखंड में हुआ था, चेन्नई के अंदर फ्लड हुई थी, केरला के अंदर फ्लड हुई थी, श्रीनगर में भी एक बार फ्लड आई थी, 2013 की बात थी शायद, 2013 में फ्लड आई थी श्रीनगर में, और बहुत ही अच्छा काम किया था हमारी आर्म फोर्सेस ने वहां पे। उसका जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक हो गए 2001 में, जो कच्छ और भुज में, जो गुजरात में जो आया था, वो जो अर्थक्वेक था, मतलब उस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी नेवर विटनेस अभी तक नहीं किया गया है। उसमें कितना हमने देखा कि बहुत सी चीजें हमने सीखी। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा फ्रेमवर्क इतना बेटर नहीं था, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम था इतना बेटर नहीं था। भुज अर्थक्वेक में रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब एक बार सिक्किम में भी आया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आया था, वहां पे भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम नहीं था अच्छा। तो रिस्पॉन्स टाइम एक जो फ्यू आवर्स होते हैं जब भी कोई इस तरह की एक सिचुएशन होती है, डिजास्टर लाइक सिचुएशन, सो फर्स्ट फ्यू आवर्स इज द मोस्ट प्रीशियस या फिर सेंसिटिव होते हैं। अगर इसमें रिस्पॉन्स या फिर नीड जल्दी से जल्दी पहुंच गई तो वी कैन सेव मैनी ऑफ द लाइव्स। 2015 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था 2015 में, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए इंडियन आर्मी ने विद इन आवर्स इतनी अच्छी कैपेबिलिटी जब डेवलप कर ली थी आफ्टर द भुज जो अर्थक्वेक हुआ था। भुज अर्थक्वेक के बाद हमने बहुत सारी चीजें समझी कि स्विफ्ट रिस्पॉन्स कैसे करना है, मूवमेंट कैसे करनी है, तो इंडियन आर्मी ने वहां पे रिलीफ भेजी। वहां पे हमारी जो हैवी व्हीकल्स थे, जेसीबीज और क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। समझिए अगर वहां पे किसी एरिया में अर्थक्वेक ने हिट किया है, ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? एनीबॉडी? अगर किसी एरिया में अर्थक्वेक हो गया है, सपोज किसी हिल स्टेशन में अर्थक्वेक आ गया हो गया और First of all, health लैंडस्लाइड, facility and humanitarian needs such as water, खाना वगैरह कुछ. राइट, तो वाटर और These things can be fulfilled by local NGOs or नहीं, एनजीओज नहीं any. आएंगे उस टाइम पे, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल many things will be impacted if in case there is earthquake। आपकी कम्युनिकेशन जो मीडियम है वो मुझे लगता है काफी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इजीली। ठीक है, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जब होता है इस मैग्नीट्यूड का, कम्युनिकेशन आपके जो सिग्नल्स हैं वो नहीं मिलते, तो कम्युनिकेशन आपका इम्पैक्ट होगा। इसके अंडर एक हमारा क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जो हर एक डीएम को दिए जाते हैं, हर एक डीएम को मिलता है। ये आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है इन केस देयर इज फ्लड, इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक। जो आपने बोला है सागर के, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल सप्लाई वाटर, वी विल सप्लाई हेल्थ फैसिलिटीज, जो भी होगा उसमें फर्स्ट एड होगी, ये सब चीजें। लेकिन जो इन चीजों के लिए आपको कम्युनिकेशन भी करना होगा, तो सैटेलाइट फोन हर एक आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आपदा केंद्र होता है, वहां पे सैटेलाइट फोन आपको मिलेगा, दैट इज अ मैंडेटरी। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपना मैसेज आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है हर एक डिपार्टमेंट से बात नहीं कर पा रहा है, फायर डिपार्टमेंट से बात नहीं कर पा रहा है, जो वहाँ पे बीएसएनएल होगा या फिर एक्सचेंज सर्विस होगी उससे बात नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात नहीं कर पा रहा है, तो कुछ भी बात नहीं बनने वाली। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इज वी शुड एस्टेब्लिश अ रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एट एनी कॉस्ट। या वो रेडियो कम्युनिकेशन हो, पुलिस से बात नहीं कर पा रहा है डीएम, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है, तो कैसे काम चलेगा? तो कम्युनिकेशन इज द फॉरमोस्ट। उसके बाद कोई ना कोई प्लान बनाएंगे कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है, उसके बाद दे विल डू द एरियल विजिट भी कर सकते हैं। अगर अर्थक्वेक होगा तो अर्थक्वेक सबसे पहले होगा तो एरियल विजिट, क्योंकि मैनी ऑफ द योर रोड्स विल बी ब्लॉक्ड, रोड ब्लॉक हो जाएंगे अगर हिल स्टेशन है तो वहां पे यू विल डू द एरियल विजिट। और उसके बाद आप एक प्लान बनाएंगे, हर एक जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या फिर आपका
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल जो है आपके हॉस्पिटल्स, उनको कोलैबोरेट करके यू विल डिसाइड लोकेशन कि इस एरिया में मुझे कैंप लगाना है, रिलीफ कैंप लगाना है, वहां पे डॉक्टर्स को इकट्ठा करेंगे, वहां पे सारी आपकी क्या आएंगी मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंडीशंस आप प्रोवाइड करेंगे, हाइजीनिक कंडीशंस आप प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन आप प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज द वे टू डील विद एनी पर्टिकुलर दिस इवेंचुअलिटी. एक क्वेश्चन पूछा था ड्यूरिंग द इंटरव्यू इन यूपीएससी. क्वेश्चन पूछा था, सपोज देयर इज अ फ्लड आ जाती है और मैनी ऑफ द पीपल डाइड, काफी लोग मर भी जाते हैं, दैट इज मोरबिड लाइक साउंड हो रहा है, ठीक है, तो काफी लोगों की कैजुअलिटी भी हो जाती है. बट आखिरी में क्या होता है कि लोगों को आइडेंटिफाई करना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये एश्योर करना है कि सभी की जो बॉडीज है वो सबको मिल जाए, उनके परिवार वालों को, या फिर आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, कैसे उसको आप ये एश्योर करेंगे कि एवरीवन विल बी आइडेंटिफाइड. ठीक है, तो बाद में जो कैंडिडेट था वो भी आंसर नहीं कर पाया. अंकित, गो अहेड. सर मेरे ख्याल से डीएनए टेस्ट ये कॉस्टली हो जाएगा थोड़ा, ऑल्दो या फिजिबल है, मतलब आइडिया आपका अच्छा है, बट डीएनए टेस्ट विल बी वे कॉस्टली एक्सरसाइज. ठीक है, सर फिर अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके अलावा और क्या चारा होगा? कोई आइडेंटिफिकेशन आप सोच सकते हैं, मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन दे वुड हैव. आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर कोई ट्राइबल एरिया में फ्लड आया है तो उस ट्राइब के अकॉर्डिंग हम उसके कॉस्ट्यूम्स या कोई बर्थ मार्क या फिर फ्लो ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हम उस बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट, ठीक है, आपका मतलब ठीक था, प्रैक्टिकल था आपका, दैट इज प्रैक्टिकल, और यही होना चाहिए, ऐसे ही करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन. एक और कई बार क्या होता है, उनको कोई लॉकेट मिल जाता है, जो आपने बोला बर्थ मार्क, या फिर कोई उनके पास चीजें होती हैं, या फिर दूसरा उनके आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाता है कई बार उनकी पॉकेट में, इफ दे आर कैरिंग द पर्स और वॉलेट उनके पास होता है, तो उससे भी उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है. ये तो बहुत ऑब्वियस था, इसलिए ठीक है. चलो आते हैं अब दोबारा से अपने डिजास्टर मैनेजमेंट पे. मेट्रोलॉजिकल हो गया, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हो गए, और जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हो गए. जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में आप कुछ और, जैसे टेक्निकल डिजास्टर्स या फिर जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में, दोनों कंबाइन करके एक जो केस हुआ था वो था फुकुशिमा न्यूक्लियर रेडिएशन लीक्स इन जापान, आपको पता होगा. ठीक है, 2011 में क्या होता, जापान में अर्थक्वेक आया था. और जापान क्या है, एक आइलैंड नेशन है, एक आर्कीपेलागो उस पे बना हुआ एक नेशन है जापान. ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, और वहां पे आपको पता है कि जापान में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो रेडिएशन लीक हो गई, उसको कैसे निपटा जाए. हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी, इंडिया में तो अभी तक नहीं है कि इन केस देयर इज अर्थक्वेक इन दिस सेंसिटिव एरियाज. इसीलिए जो आपका जो डिसाइड होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यू विल नॉट फाइंड इन एनी जियोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज. ठीक है, टेक्टोनिकली सेंसिटिव एरियाज, हिल एरियाज में आपको नहीं मिलेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिकॉज रीजन बीइंग दे आर सिस्मिकली एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सिस्मिक एक्टिविटीज. और आपके सदर्न एरियाज में जो है, यहाँ पे जो आपका लैंड है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं होती, सिस्मिक एक्टिविटीज. इसीलिए सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर यू विल फाइंड इन महाराष्ट्र, यू विल फाइंड इन केरला, तमिलनाडु जो आपके कलपक्कम हो गया, और महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, गुजरात में आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, और यूपी में आपको है एक नरोड़ा के नाम से. ठीक है, बाकी आपको हरियाणा, पंजाब और हिमाचल इस और एरिया में कभी भी आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये एरिया अनस्टेबल है, अभी भी अनस्टेबल है, बिकॉज हमने एक लास्ट ईयर रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि हिमालय इज स्टिल ग्रोइंग. वो 0.8 जो मीटर से है, अभी भी बढ़ा है हिमालय 1950 के बाद से अभी तक. ठीक है, तो फुकुशिमा और एक रेडिएशन लीक का, आपने कभी वो मूवी देखी होगी या फिर एक सीरीज थी, यूक्रेन के अंदर एक कौन सा रिएक्टर प्लांट, चेरनोबिल. हाँ राइट, चेरनोबिल के अंदर जैसे वो तो ठीक है, उनका टेक्निकल डिजास्टर था, वो टेक्निकल डिजास्टर्स के अंदर आएगा.
ठीक है, वो कुछ टेस्ट कर रहे थे, कुछ उनका टेस्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, वो कुछ टेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए वहां पे रेडिएशन लीक हो गई और पूरी कोर फट गई उनकी। और जो एरिया था वो रेडिएशन उस एरिया में कितने दिनों तक रहा था, कम से कम 50-60 साल तक वहां वो एरिया में कोई रह नहीं पाया। और जो जितनी भी टिल वाइल्ड, डेट। हाँ टिल डेट अभी तक हैबिटेड नहीं है। यस सर। जो देख लो। कोर एरिया है वहाँ पे कोई नहीं रहता, उसको मतलब हम्म, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अलग से फोर्स डिप्लॉयमेंट करना करना पड़ा उनको। अलग से करना पड़ा, और जो हजारों लोग उसमें मारे गए वो अलग है। क्योंकि आपने किसी ने सीरीज देखी होगी तो सीरीज से समझ सकता है, चेर्नोबिल जैसा इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ, इसलिए डरते हैं। यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ था, यूक्रेन क्राइसिस के अंडर when the Russians started attack on the nuclear facilities और nuclear power plants of the Ukraine, पूरे देश या पूरे यूरोप यूरोप के कान खड़े हो गए, ये क्या होने वाला है। अगर चेर्नोबिल जैसे सिचुएशन वहां दोबारा हो जाती, अगर रशिया जैसे, अगर वहां पे यूक्रेन ज्यादा रजिस्ट करता रशिया को, ठीक है, रशिया को ज्यादा रेजिस्ट करता, वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर नहीं करने देता, तो वहां पे इंटेंसिटी बढ़ सकती थी। हमने एक वीडियो भी देखी, सीसीटीवी फुटेज भी देखा, जिसमें रशियन जो सोल्जर्स थे, दे वर फायरिंग एट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इवैक्यूएट करना चाह रहे थे, वहां पे जो भी वहां पे रह रहे थे उसको कैप्चर करना चाह रहे थे। दूसरी चीज जो रशिया को सता रही थी, अगर इन केस देर इज अ साबोटाज, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में डेलिबरेटली कोई साबोटाज कर दे, ठीक है, वो एक्सप्लोड हो जाए, कोर एक्सप्लोड हो जाए, पूरा एरिया रेडिएशन के अंडर आ जाए, तो रशिया को कितना बड़ा सेटबैक रहेगा। क्योंकि उस एरिया में रशियन फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, विड्रॉ करना पड़ेगा, वो वहां पे काम नहीं कर सकते। तो इसलिए रशिया ने सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे रशिया के, उसके यूक्रेन के, उसको कैप्चर किया। जितने भी वहां पे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स थे, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन थे, स्ट्रेटेजिक एसेट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, उनको कैप्चर किया। और वहीं पे दोनों यूक्रेन के भी लोग और रशिया के भी लोग, जो मिलिट्री के लोग थे, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। और एक बात और, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है, वी ऑल्सो शेयर्स द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं बतौर, हमारे बीच एक एग्रीमेंट है, कहते हैं हम भैया देखो मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्जैक्ट इस कोऑर्डिनेशन पे है, तुम्हारा कहाँ है बता दो, इन केस कल को कोई वॉर हो जाएगा तो वहां पे हम बॉम्ब नहीं गिराएंगे, ठीक है, क्योंकि उन चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दैट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ ह्यूमन, उसको कंट्रोल करने का हमारे बस की नहीं है वो कंट्रोल करना। जापान ने जैसे भी तैसे करके फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर रेडिएशन था उसको कैसे करके हैंडल कर लिया, क्योंकि उसमें पूरी कोर एक्सप्लोड नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए उसको हैंडल कर लिया। इन केस ऐसे जो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी आजकल मिसाइलें हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स है, वो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट कर दे तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर ये आ गया, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुई, क्यों वहां पे सेफ्टी विजिट अच्छे से नहीं हुए, क्यों उसका जो टाइमली हम उसको देखते हैं कि किस एरिया में या फिर किस मशीन में माल फंक्शन हो सकता है, तो जिसने भी ये काम किया है तो उसको रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए था। लेकिन जो उस भोपाल गैस ट्रेजेडी और जो उस प्लांट का जो मालिक था, उसको इंडिया ने गिवन सेफ एक्सट्रैक्शन। और जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने एयरपोर्ट तक उसको छोड़ने गए थे, कि वो जिस एरिया से, शायद ब्रिटेन से थे वो, ठीक है, तो उसको सेफ एक्सट्रैक्शन दिया गया, तो ये एक गलत चीज है। द कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड, उसको अच्छे से पनिश करना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की नेग्लिजेंस से ऐसा भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा इंसिडेंट हुआ। आज तक लोग वहां जो हैं, अगर हम देखेंगे, दे आर जो इम्परफेक्टाइल है, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो काफी प्रॉब्लम उसमें देखी जा रही है, ऑर्थोपेडिक सिचुएशन होगी या फिर एबनॉर्मलिटीज इतनी ज्यादा है जो वहां पे बर्थ ले रहे हैं, तो आज तक उसके जो हमें देखने पड़ रहे हैं वहां के, उसके भुगतने पड़ रहे हैं जो कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, ये नया आज के टाइम पे न्यूज में है, एपिडेमिक कोविड-19 बोलते हैं जिसको, कोविड-19 के अंदर बोलते हैं कि ये चाइना ने दे डेलिबरेटली उसको बनाया है, उस वायरस को, चाइना ने, तो पूरे वर्ल्ड में एक डिसरप्शन लाने के लिए, पूरे वर्ल्ड को डिसबैलेंस करने के लिए चाइना मेड दिस बायो वेपन्स। और यूक्रेन ने भी बोला रशिया इज आल्सो यूजिंग अ बायो वेपन ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। तो ये भी उनके एलिगेशन थे, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है।
और रशिया का इन्वेड करने का क्या रीजन था यूक्रेन में, वो ये था कि बायो लैब्स, बायोकेमिकल वेब से बायो वारफेयर वेपन बना रहा है यूक्रेन अपनी कंट्री में। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया रशिया ने वहां पे इन्वेड करने का। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो आपकी एनवायरमेंटल डिजास्टर। एनवायरमेंटल डिजास्टर के अंदर जैसे महाराष्ट्र में हुआ था लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंडर, वहां पे हमने वी हैव सीन अ सीवियर वाटर क्राइसिस इन दैट एरिया, लातूर के अंदर। शिमला में भी कितना सारा आपको दिखेगा एनवायरमेंटल डिजास्टर के अंदर। शिमला में जितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जहाँ पे उनके जितनी पॉपुलेशन हो गई है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, अर्बन जो एरिया है वहां पे बढ़ता जा रहा है, इज ऑन एक्सपेंडिंग। और जो शिमला की कैपेसिटी थी एक पॉपुलेशन को होल्ड करने की, उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रह रही है। तो जो वाटर रिसोर्सेज थे वो स्कार्स हैं और लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऑलरेडी इन फ्यूचर, और गर्मियों में यहाँ पे आप देख लेना, वहां पे आउटसाइडर्स को मना कर दिया जाता है, टूरिस्ट को हाथ जोड़ देती है वहां की गवर्नमेंट कि आप मत आइए इन दिनों में प्लीज। तो उल्टा उनको वहां से भगा देते हैं, शिमला नहीं जाने देते हैं। कुछ और हिल स्टेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ एक महीने में न्यूज आ जाएगी, आई कैन गारंटीड नेक्स्ट मंथ तक आपको न्यूज आ जाएगी कि शिमला ने टूरिस्ट को आने से मना कर दिया है। ठीक है, तो ये सब ये है आपके एनवायरमेंटल डिजास्टर। इसके अंदर आता है डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एक्सट्रैक्टर, 95% ऑफ योर वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन है? एग्रीकल्चर उसको एक्सट्रैक्ट करता है या फिर यूज करता है। इंडस्ट्रीज आपकी 3% यूज करती है, और ओनली 2% इज यूज्ड बाय डोमेस्टिक यूज। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का डिवीजन है। तो एग्रीकल्चर में अगर हम एफिशिएंटली वाटर को यूज नहीं करेंगे तो देयर विल बी अ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। और ये जो सिचुएशन है एनवायरमेंटल डिजास्टर्स या फिर ड्रॉट की या फिर क्रॉप फेलियर की और इरिगेशन फैसिलिटीज टाइम पे ना मिलने की, तो ये ज्यादा ये एविडेंसेस हमें इन फ्यूचर मिल सकते हैं अगर हम इसी तरह अनसस्टेनेबल तरीके से हम एग्रीकल्चर करते रहे तो। उसके बाद आता है राइजिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। दिल्ली इज अ क्लासिकल एग्जांपल। किसी ने एक जो हमने लिखा था इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन रिवर्स द क्लाइमेट चेंज, कल मैंने एक टॉपिक दिया था आपको, उसमें लिखा था कि दिल्ली कम्स अंडर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है उसके अंडर आती है आपकी दिल्ली। तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका नोएडा और हो गया गुड़गांव, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? कॉर्पोरेट सेक्टर्स या फिर इंडस्ट्रीज छोटी या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इस एरिया में आपको मिलेगी। तो वहां पे अगर इन केस देयर इज एनवायरमेंटल डिजास्टर, सबसे पहले एनवायरमेंटल डिजास्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है कि वहां पे कोई लोग काम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अफेक्ट द लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट रीजन। लेबर जो वहां पे पहले काम करते थे उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी, क्योंकि हमने देखा है ड्यूरिंग दिस एयर पोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे। फर्स्ट। दूसरा, अब आपको पता है कि अगर आपको बिजनेस करना है, यू हैव टू गो टू द अर्बन एरियाज, या फिर उस एरिया में आपको जाना पड़ेगा जहां मेन प्लांट सेटअप है। अगर आपको कोलैबोरेशन करना है डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, जो दूसरे देश की इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनके वहां के इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर आपकी कंपनी में विजिट करना चाह रहे हैं और वो कंपनी है आपकी एयर पॉल्यूटेड रीजन में, क्या वो डायरेक्टर वहां पे आएगा? क्या वो सोचेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? नहीं, दैट विल डिस्करेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर वहां पे एयर पोल्यूशन या फिर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है काम करने का। एक और रिपोर्ट आई थी जो मुझे पता है कि एनवायरमेंटल डिजास्टर या फिर राइजिंग एयर पोल्यूशन इन द न्यू दिल्ली और गुड़गांव रीजन। अब यहाँ से कंपनियां आने वाले टाइम में यहाँ पे अपने जो प्लांट सेटअप नहीं करेगी। अब कॉर्पोरेट कहाँ मूव कर रहा है? कॉर्पोरेट इज मूविंग मोर टुवर्ड्स कोस्टल रीजन्स। बेंगलोर में जाने की कोशिश कर रहा है, बेंगलोर में तो ऑलरेडी है, लेकिन और दूसरी चेन्नई या फिर हिल रीजन। अब हरियाणा में एक रीजन और ज्यादा डेवलप हो रहा है, पंचकुला का सोच रहे हैं डेवलप करने की। ठीक है, गुड़गांव ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो पंचकुला को एक वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हब, साइबर हब टाइप से। तो इस एरिया में न्यू दिल्ली में आने वाले टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी ड्यू टू द राइजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के अंदर आपका आता है। अब देखते हैं सो फार एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, और कोई वैल्यू एडिशन करना चाह रहा है तो एनीबॉडी? आदर्श सर, दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसका एक रीजन सर हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उस वो भी एक रीजन बताया जाता है कि उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। यस, दिस इज द वन ऑफ द रीजन, और ये हम सॉल्यूशन साइड में डिस्कस करेंगे इसका। अगर आपसे कोई स्टबल बर्निंग पे कोई रिपोर्ट पूछता है, ठीक है, स्टबल बर्निंग पे अगर सीएपीएफ में कोई रिपोर्ट आ जाती है या फिर स्टबल बर्निंग केसेस ऑन राइज,
ठीक है, तो आपको लिखना है। लेकिन अभी स्टबल बर्निंग नहीं होगी, वो विंटर्स में होती है जब आपकी राइस कटते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट करते हैं। तो अभी स्टबल बर्निंग का पराली का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपने बोला है कि उसकी वजह से होता है, स्टबल बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन का जो लेवल है बढ़ जाता है, लेकिन दैट इज ओनली अ पार्ट। अगर हम देखेंगे, एक रिपोर्ट पढ़ेंगे आप, वहाँ पे एयर पोल्यूशन की रिपोर्ट है, जो आई डोंट नो द एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वो लिखा है, तो उन्होंने बताया कि 28% पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो वहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो सब लोग अपनी गाड़ी उठा के चल रहे हैं, उससे जो एमिशन हो रहा है उनके एग्जॉस्ट से, वो 28% वो रिस्पॉन्सिबल है। ओनली द पार्टली रिपोर्ट में लिखा गया था 10% जो पोल्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी स्टबल बर्निंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इतनी फटकार लगाई, जो वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट जो थी, उनको ये बोला कि 10% ही तो स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है और आप कुछ काम नहीं कर रहे इसके रिगार्डिंग। तो वहां पे स्मोक गन लगाई गई, जैसे स्मोक गन आपको पता होगा स्मोक गन क्या होती है, राइट? वो टावर टाइप का होता है, ऊपर हाँ, से स्मोक लिया जाता है वापस। ठीक है, तो ये है हमारी सॉल्यूशन साइड है। तो ये टू स्पेसिफिक हो गया, तो इसमें हम आगे नहीं जाएंगे, स्पेसिफिक हो गया ज्यादा। तो इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर ब्रॉड चीजों पे हम बात कर रहे हैं, ब्रॉड फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं, राइट? तो ओके, एनी मोर वांट टू ऐड इन दिस डायरेक्शन? ठीक है, चलिए। तो सर ये स्टबल बर्निंग पे मतलब एक सॉल्यूशन था, जैसे कि पैडी स्ट्रॉज होते हैं वो सिलिकेट के मतलब एक रिच सोर्स होता है पैडी स्ट्रॉ सिलिकेट का, जो कि मेन एनवायरमेंटल कंसर्न के हिसाब से मेन पोल्यूटेंट भी है आफ्टर बर्निंग। हाँ, तो इसका एक सॉल्यूशन ऐसा है कि जो बकरी होती है, शिप मेंढी, हम्म, तो वो खाने के बाद सिलिकेट को डाइजेस्ट कर सकती है, बट बाकी जो लाइव स्टॉक होता है वो नहीं डाइजेस्ट कर सकता। जहाँ पे भी पैडी स्ट्रॉ या पैडी कल्चरिंग होता है वो उनको एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, हम्म, बकरी पालना। ठीक है, आपका जो एग्जांपल है वो अ, अच्छा एग्जांपल है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है, स्टबल बर्निंग फार्मर्स क्यों करते हैं? द मेन रीजन इज जो उनका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जब वो हार्वेस्ट करते हैं उस क्रॉप को, राइस को, और जब उसको नेक्स्ट क्रॉप लगानी पड़ती है गेहूं की या फिर जो भी क्रॉप उसको लगानी है, उस पीरियड में उनको सिर्फ दे हैव द विंडो ऑफ 15 डेज। 15 दिन की विंडो में उनको सब करना पड़ता है, ठीक है। 15 दिन की विंडो में अगर वो हैप्पी सीडर का भी यूज करें, क्योंकि सभी के पास हैप्पी सीडर्स नहीं है। हैप्पी सीडर्स आपको पता होगा कि वो जैसे टिलिंग के लिए यूज होता है, जो बची हुई वहां पे स्टबल है उसको कलेक्ट कर लेता है, दैट इज द हैप्पी सीडर। और मशीनरी जो आपको ट्रैक्टर्स चाहिए, हर एक किसान के पास मशीनरी नहीं है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसके पास एक इजी और एफिशिएंट वे क्या है, आग लगा दो बस, 10 मिनट में ठूं ठा होके खेत में खत्म, समझ गए? तो ये उनके पास एक एफिशिएंट है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है उसके पास, उनके पास मैकेनाइजेशन अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट उनको मशीन्स अवेलेबल नहीं कराती। हर एक किसान या फिर फार्मर इतना प्रोस्परस नहीं है कि सबके पास ट्रैक्टर हो, किराए पे लेते हैं आधे से ज्यादा ट्रैक्टर को, ठीक है। तो एक ये मेजर इशू है, 15 दिन की विंडो रहती है एक हार्वेस्ट करने के बाद और नेक्स्ट क्रॉप लगाने के बाद, तो वो मेजर इशू है। सर एक प्रॉब्लम और था, मैं परसों एनसीईआरटी पढ़ रहा था, वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में, ठीक है। उसमें ऐसे मेंशन था कि नॉर्थ इंडिया में तो सिर्फ 1 या 2 बार सिर्फ पैडी की कल्टीवेशन होती है, बट साउथ इंडिया में 3 बार होती है, लेकिन पराली का कोई ये जलाना या पोल्यूशन का इतना कुछ खास कोई प्रॉब्लम नहीं है साउथ इंडिया में जितना नॉर्थ में है। हाँ, ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, दो तरीके से मैं इसको दो जवाब दूंगा इसमें। पहला कि साउथ इंडिया में, क्योंकि विंटर्स में देखिए हम समर्स में लगाते हैं किसको, पैडी को, ठीक है। समर्स में अभी लगना शुरू हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, अभी कटाई चल रही है गेहूं की, या ऑलमोस्ट हो गई है, तो अभी क्या लगेंगे 1.5 महीने तक जैद, मतलब तरबूज वाली फसल जो है आपकी, या फिर कुछ एक तरबूज खरबूजे ये सब लगते हैं 1.5 महीने तक। और बिफोर द 15 डेज ऑफ द मानसून जब आता है, 15 या 1 महीने पहले ही उनको अलाउड है कि किसानों को आप यहाँ पे धान उगाइए, तो राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो उसके लिए उसको टेम्परेचर जो चाहिए वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए राइस को उगने के लिए। तो इसीलिए मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट इज फेवरेबल फॉर अ वन क्रॉप ऑफ राइस इन अ ईयर। एक ही बार वो उगा सकते हैं नॉर्थ इंडिया में सिर्फ। वेस्ट बंगाल में 3 बार बनता है, 3 बार वो उगा सकते हैं वेस्ट बंगाल में कोस्टल एरियाज में, क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मॉडरेट लेवल की है, उससे ज्यादा वो फ्लक्चुएट नहीं करती, कुछ एक डिग्री ऊपर नीचे होता है समर्स और विंटर्स में, ऑल्दो दैट विल रिमेन द सेम। एक ही रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा हम राइस की क्रॉप नहीं कर सकते। अब जब वेस्ट बंगाल में हो गया, साउथ इंडिया में होगा, वेस्ट बंगाल में जैसे 3 नाम है उसके क्रॉप के, अमन, अबोर, ऐसे कुछ नाम के हैं, मुझे मतलब तीनों याद नहीं आ रहे बट अमन नाम से आउस, है। अमन, बोरो। हाँ, आउस, अमन और बोरो, राइट, बोरो। है ना। तो 3 नाम से अलग अलग सीजन में राइस का कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में होता है। दूसरी बात आपने पूछी कि इससे ज्यादा कल्टीवेशन नॉर्थ से ज्यादा तो हम साउथ में कर रहे हैं राइस का, लेकिन वहां ऐसे सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन किस जो प्रॉब्लम नॉर्थ में क्यों है, क्योंकि साउथ के अंडर जो आपका कोस्टल एरिया लगता है, कोस्टल एरियाज में जो विंड वेलोसिटी है वो ज्यादा है, एक रीजन ये है, और यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है कोस्टल एरियाज में। अगर नॉर्थ में ज्यादा बारिश होने लगी तो एकदम से एनवायरमेंट वहां पे क्लीन हो जाता है, जो जो प्रेसिपिटेट होते हैं, जो आपके पीपीएम लेवल जो बढ़ जाता है उसका एयर के अंदर, जो उनका पार्टिकल्स का, वो बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज में ज्यादा है, विंड वेलोसिटी ज्यादा है, ये सब कोस्टल एरिया में बारिश ज्यादा है, तो ये एक रीजन है वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिलती। विनय has said कि वेस्ट बंगाल नियर माय ड्यूटी लोकेशन मालदा एंड आई यूज्ड टू सी थ्रू ईयर राइस का कल्टीवेशन होता है, थ्रू आउट ईयर राइस का कल्टीवेशन होता है। यस, विंटर की वजह से स्मोक फॉर्म हो जाता है, आदर्श ने बोला है, ठीक है, स्मोक फॉर्म हो जाता है, तो ये है विंटर्स की वजह से स्मोक फॉर्म होता है। तो जो इनका वेंटिलेशन इंडेक्स होता है, देखिए मैंने एक न्यूज में पढ़ा था, एक होता है वेंटिलेशन इंडेक्स। अब विंटर्स में क्या, जो मैं आदर्श के जो जो आइडिया दिया है उसने, तो मैं उसको थोड़ा और बता रहा हूँ। विंटर्स में क्या होता है, जब एयर भारी होती है, एयर भारी होने के कारण जमीन से चिपक जाती है, ठीक है, तो एक जो कोल्डर एयर हमेशा जमीन के नीचे रहेगी, और जब जब तक एयर मिक्स नहीं करेगी जो ऊपर वाली एयर के साथ, तो वो एयर ट्रैप हो जाती है और उसी में स्मोक फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके ऊपर होती है स्टबल बर्निंग, तो वो पार्टिकल उस एयर में दोबारा मिल जाते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन इंडेक्स नहीं बनता, मतलब नीचे की एयर ऊपर नहीं जाती। कोस्टल एरियाज में क्या है, नीचे की एयर ऊपर जाती है, ठीक है, ज्यादा गर्मी पड़ने से। विंटर्स में क्या है, ठंडी जमीन होने के कारण एयर जो टच में आती है जमीन के, वो एयर ठंडी हो जाती है, और आपको पता है भारी चीजें, डेंसर चीजें ऑलवेज लाई टू द सरफेस, ठीक है, और जो लाइटर चीजें हैं वो हवा में रहती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम वहां पे न्यू दिल्ली में क्रिएट हो जाती है। तो सागर ने बोला कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस माइट अफेक्ट द स्टबल बर्निंग इन नॉर्थ। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो हमारे लिए फायदेमंद है, अगर बारिश लेके आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो इट विल बी इन अवर फेवर। ओके, आदर्श कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, सर मैंने भी एक वो लिखा था सर, इफ यू कैन लिसन सर, इंट्रो आपने हाँ, जो बोला था। आपने लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं रिटर्न आपने नो कहाँ सर, लिखा? मैं बोलूंगा सर। अच्छा, आप बोलोगे, गो हेड, गो हेड आदर्श। सर मैंने लिखा था, लास्ट ईयर इन February 2021 Chamoli district of Uttarakhand had faced a serious flash flood. And as we know, India is a vast country with different geographical conditions, and several disasters have been seen by us from time to time. So here the question arises, what are the reasons, how it affects, and how should we respond to the disasters? यस, यू हैव हिट द हेड ऑफ द नेल, डायरेक्टली आपने पिन पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो इससे बेटर इंट्रोडक्शन कुछ हो नहीं सकता। सिंपल, आपने स्टार्ट कर दिया चामोली डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद आपने इंडिया का बता दिया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम है, और इस हिसाब से कैसे मैं आने वाले इस बॉडी में डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट को या फिर अपने ऐसे को ओपन कर दिया है। सो राइट, गुड स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, ये वर्क करेगी, ये आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, गो अहेड है, ये वाला पैटर्न आप यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। सर मैं ट्राई करता हूँ कि लास्ट में जो क्वेश्चन से होता है सर, उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि आगे तक वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस वजह से इंट्रो के लास्ट में क्वेश्चन रेज कर देता। राइट, तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो सही है। ओके, तो ठीक है,
अब इतनी बात होगी, हमने सब तरह तरह की बातें कर ली है कि कौन कौन से डिजास्टर्स है, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स। आपको इसमें से कोई भी जैसे मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल ऐसी डेफिनेशन या फिर ऐसी कैटेगरी वहां बना के नहीं दिखानी है, ठीक है। ये कैटेगरी नहीं दिखानी है, मैंने आपको एक मीडियम दिया है सोचने का, एक फ्रेमवर्क दिया है सोचने का। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट को सोच रहे हैं तो ये फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना होगा। मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर कल को कुछ होता है तो आपके दिमाग में रिलेट कर पाएंगे, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर कुछ होता है तो आपको रिलेट कर पाएंगे। मतलब ऐसे एकदम ब्लंट ना रहे, मतलब ऐसे पागलों की तरह ना लिखें पेपर में। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आई विल फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल डिजास्टर, या फिर उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में फॉलो करूंगा, जो भी एक तरीके से, समझ गए। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजास्टर्स। सबसे पहले हमारा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अंडर हमारे प्रेसिडेंट वो भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन भी है एनडीएमए के, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जितने भी हमारे डीजी हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, वो भी इसके मेंबर्स हैं शायद, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत टॉप लीडरशिप इसमें जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर, वो एक पॉलिसी बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, रिवाइज होता रहता है, ठीक है। ड्यू टू आफ्टर देयर एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस करते हैं फील्ड में एक्सपीरियंस करने के बाद उनको कुछ लैकुना लगती है सिस्टम्स में, उनको कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजर ऐसा लगता है कि हम इसमें चेंज करना चाहिए, तो एनडीएमए इज द अथॉरिटी जो चेंज करती है। दूसरा, उसके बाद जो रिलीफ फोर्स है, अब कौन कौन सी एजेंसीज काम करती है जो डायरेक्टली उसको, जो इम्पैक्टेड एरिया है वहां पे जाती है और काम करती है, वो है आपकी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ भी एक पूरी डेपुटेशनल फोर्स है जो कि आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज से जाती है। सबसे ज्यादा अगर इसमें देखें तो सीआरपीएफ से ज्यादा लोग जा रहे हैं, और सीआईएसएफ से ज्यादा लोग जा रहे हैं, आईटीबीपी की 2-3 बटालियन है, एसएसबी की 2-3 बटालियन है। तो ये हर एक फोर्स में से, जिसकी फोर्स की ज्यादा स्ट्रेंथ है तो उसमें से ज्यादा जो बटालियन है वो इसमें से ले रहा है। तो एनडीआरएफ इज अ सोल डेपुटेशनल फोर्स। उसके बाद देखेंगे तो स्टेट पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस इज देयर इज इन कोई डिजास्टर होता है, तो फ्लड है तो स्टेट पुलिस को पहले जाना है, अर्थक्वेक है तो स्टेट पुलिस को जाना है, एनडीआरएफ तो इज द सेकंड रिस्पॉन्डर, ठीक है। बट एनडीआरएफ ज्यादा कैपेबल है, एनडीआरएफ के पास टूल्स है, टेक्निक्स है, एक्सपर्टीज है। अगर कोई बच्चा कुएं में भी गिर जाता है, आपने देखा होगा प्रिंस का जो केस था, प्रिंस था, और हालांकि अभी 1-2 महीने पहले भी एक केस था जिसमें बोरवेल में बच्चे गिर गए थे, तो एनडीआरएफ ही आती है या फिर कोई आर्मी आती है जिसको एक्सपर्टीज है उस बच्चे को वहां से निकालने की, ठीक है। तो एनडीआरएफ इज द सोल एजेंसी जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करती है। और उसके बाद देखें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डिजास्टर इन द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए। अगर देखो, पहले जो साइक्लोन होता था वो आने के बाद पता चलता था कि ऐसा कोई साइक्लोन आ गया है, एकदम हिट करता था, और जो हमारा इवैक्यूएशन टाइम वो इतना हमें नहीं मिल पाता था, और जान माल की जो हानि होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। अभी जो आईएमडी है और जो हमने रेडार्स या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप हो गई है, तो हम 15 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि साइक्लोन यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे उसका लैंडफॉल होगा साइक्लोन का, तो उस एरिया को इवैक्यूएट करा दिया जाता है। ओडिशा में अभी आया था, तो सबसे जो इंडिया का सिस्टम है आईएमडी का और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो दुनिया में जाना जाता है कि इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आईएमडी प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। और साथ ही दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इनकोइस, ये एक इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर, हैदराबाद में ये है। इसमें जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर ओशियन में जितनी भी सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही है, या फिर ओशियन की डेप्थ कितनी है, या फिर ओशियन को किसी को मैप करना है जैसे बैथोमेट्रिक टेक्निक के अंदर, ठीक है, ओशियन, और कोई सुनामी जैसी सिचुएशन जो है, ये इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज INCOIS। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर की हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। क्योंकि अगर हमें, मैंने बोला था आपको, जो नेशनल बिल्डिंग कोड के अंडर अगर आप जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, रियल एस्टेट बना रहे हैं, तो वो जो रियल एस्टेट जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, दैट शुड बी डिजास्टर रेजिलिएंट,
इस तरह की आपको बिल्डिंग बनानी है। स्ट्रक्चर इंजीनियर को ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर वो सिस्मिक जोन 4 या 5 की कैटेगरी में आता है तो उतना ही ज्यादा उसको पिलर या फिर स्ट्रक्चर में कंक्रीट डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, किसी ने मैसेज किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हाँ राइट सागर। अब आते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क एंड कमिटमेंट। देखिए, ग्लोबल प्रॉब्लम नीड्स ग्लोबल सपोर्ट एंड सॉल्यूशन, ये एक चीज आप याद रख लीजिए, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब ग्लोबल प्रॉब्लम है तो आपको ग्लोबल सपोर्ट भी चाहिएगा। तो इसके लिए जैसे हम फ्रेमवर्क की बात करी सबसे पहले कि 2005 में एक जो ह्यागो फ्रेमवर्क आया, 2015 में एक सेंडाई फ्रेमवर्क आया, जापान की दोनों सिटीज हैं, उसके अंडर सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क। रिस्क क्या है, हमें मैपिंग करना पड़ेगा एरिया का, वो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आपको मैपिंग करना है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर या फिर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो मैप करता है कि कौन सी कैटेगरी में ये पर्टिकुलर एरिया फॉल करता है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन अलाउ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है या नहीं है, टेक्नो क्या बोलते हैं उसको, चलो ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है या नहीं है, फ्लड प्रोन एरिया है या नहीं है। जैसे यमुना बैंक के अक्रॉस आपको देखा होगा सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन यमुना के फ्लड प्लेन में हो रही है, ठीक है। यमुना अभी इतनी ज्यादा उसमें पानी नहीं है यमुना में, लेकिन लोग क्या सोच लेते हैं आगे भी इन फ्यूचर वहां पे उस फ्लड प्लेन्स में जो यमुना के फ्लड प्लेन्स है वहां पे यमुना का इतना पानी नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन कुछ ही साल पहले की बात है, यमुना में बाढ़ आई थी, जो लोग थे वहां पे उनकी सबकी झुग्गियां बह गई थी और कंस्ट्रक्शन जिन्होंने की थी यमुना के अंदर तो वो सभी बह गई थी। सो दैट इज ऑल्सो अ डिजास्टर। तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क, ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उस एरिया में नहीं करनी देनी चाहिए। और जो यमुना के अंडर जो इलीगल माइनिंग हो रही है सैंड की माइनिंग हो रही है तो ये भी उनको अलाउ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सैंड इज अ बफर, ठीक है। अगर जो फास्ट तेज पानी आता है तो सैंड क्या करती है, एक नेचुरल एब्जॉर्बर है, एक स्पंज टाइप काम करती है, क्योंकि सैंड के नीचे एकदम क्या होता है एक वाटर टेबल होती है, ठीक है। वो बहुत सारा पानी उसमें एब्जॉर्ब कर लेती है सैंड। अगर सैंड को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आप एक डिजास्टर को क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैसे इंप्रूविंग कैपेसिटी फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले अगर कोई डिजास्टर हिट होता है तो हमें टाइम लैग को कम करना है, ठीक है। तो ये है हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क के अंडर। उसके बाद देखें तो हम सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, सार्क ग्रुपिंग आपको पता है, सार्क ग्रुपिंग के अंडर इंडिया भी इज ऑल्सो मेंबर, और बाकी जो पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया ये सभी इसके मेंबर्स है, श्रीलंका, ठीक है। तो इसके अंडर हम एक एक्सरसाइज करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, वो एक्सरसाइज का नाम है सार्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। हालांकि ये अभी तो ठंडे बस्ते में है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सागर जैसी जो हमारा जो नया मोटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, उसके अंडर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस। हर एक कंट्रीज के साथ जो आसियान कंट्रीज के अंडर होगी एक्सरसाइज, हमारी नेवी आपस में पार्टिसिपेट करती है। और एक जो एक्सरसाइज थी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिसके अंडर हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, हमारी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सभी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर इन केस ऐसी कोई सुनामी जैसी सिचुएशन हो जाती है तो उसका नाम क्या था उस एक्सरसाइज का, वो डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। एनीबॉडी, मुझे सर्च करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। एडर तो है, ठीक है, आप मुझे बताना उसका नाम क्या है। टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प हुआ था हमारा, शायद ये USA के साथ था हमारा टाइगर ट्रम्प, ये हमारी हेडर एक्सरसाइज थी टाइगर ट्रम्प। तो उसके अलावा अगर आपको मिलता है तो प्लीज सेशन के एंड तक बता दीजिएगा, जिसमें हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। ओके,
तो ये देखिए इस तरह के आप कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क के अंडर हमने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम किया है। पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इम्पोर्टेंट जो फ्रेमवर्क है जिसके अंडर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर क्लाइमेट के अंडर जो डिजास्टर होने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारी क्लाइमेट डील इसमें फाइनलाइज हुई है कि हमें 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ही रखना है या फिर उसकी लिमिट में रखना है जो हमारा टेम्परेचर राइज होगा। तो पेरिस क्लाइमेट के अंदर अगर हमारा टेम्परेचर राइज करता है तो हमें पता है कि कितने सारे जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से देयर विल बी अ मच मोर फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, हमारी साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जो हमारा मानसून आता था वो मानसून का जो टाइम होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। सागर हैज रिटन एक्सरसाइज चक्रवात, ठीक है, तो एक्सरसाइज चक्रवात है वो, ये आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा देखते हैं 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी गोल्स के अंदर भी जितने भी गोल्स हैं, मतलब अगर हमारे 17 गोल हैं तो हमने 11 गोल में ये बात करी है कि डिजास्टर्स रेजिलियंस डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हर एक गोल के अंडर जो हमारे सब हेडिंग है उसके अंडर हमने ये बात करी है। अब ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा रेल कोलिजन, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रेल का कोलिजन होता है दो, अभी कवच नाम से, अभी मैंने एक 15 दिन पहले ही न्यूज देखी थी, हमारे रेलवे मिनिस्टर, एक कवच है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिस वो एक एंटी कोलिजन इंस्ट्रूमेंट है। अगर 2 ट्रेन आमने सामने आ रही हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। और हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है दैट इज इंडिजिनियली डेवलप्ड, हमने खुद ही डेवलप किया है इसको, जो कवच कवच सिस्टम है उसका नाम, ठीक है। तो जो रेलवे एक्सीडेंट होते हैं हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, पूरा जो हमारा लेक्चर हुआ है उस लेक्चर के अंडर ये पूरा समराइज कर दिया मैंने। ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। देखिए कोई भी डिजास्टर अगर होता है, अगर उसको इसका इम्पैक्ट कम करना है और उस हमारी क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या रहनी चाहिए डिजास्टर होने से पहले। सपोज देयर द डिजास्टर स्ट्राइक, किसी भी तरह का यहाँ पे डिजास्टर स्ट्राइक होता है तो एक साइकिल है, हेयर द डिजास्टर स्ट्राइक, इससे पहले हम क्या प्रिपरेशन करते हैं डिजास्टर आने से पहले। सो दिस इज द प्रिपरेशन फेज, जो ये है हमारा, दिस इज द प्रिपरेशन टाइम। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम ढेर सारी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। और सागर ने जो लिखा था उसका नाम चक्रवात के नाम से, दैट इज आवर एक्सरसाइज। उससे पहले हम प्रिपेयर्डनेस कर लेते हैं, हम रेजिलियंस हमारा इतना डेवलप कर सकते हैं कि जो हमारे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो इजीली इम्पैक्ट ना हो साइक्लोन से। तो ये हमारा प्रिपेयर्डनेस के अंदर कि हमारा कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, कुछ हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होना चाहिए, ठीक है। और मिटिगेशन रिस्क एंड असेसमेंट प्रिवेंशन, मतलब मैपिंग होनी चाहिए हमारी अच्छे से, हैजार्ड मैपिंग होनी चाहिए, हैजार्ड वनरेबिलिटी एंड एसेट स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। सो दिस इज बिफोर द डिजास्टर स्ट्राइक्स। सपोज डिजास्टर आ गया है, हो चुका है, हैपेंड ऑलरेडी, उस केस में हमारा क्या होगा, वी नीड अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, स्विफ्ट रिस्पॉन्स चाहिए हमारा। और इंडिविजुअल डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है हमारा, इंडिविजुअल डिजास्टर रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि वी कैन प्रोवाइड सम रिलीफ एट अ पर्सनल लेवल, कुछ फर्स्ट एड्स या फिर फर्स्ट एड दे सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल डिजास्टर रिस्पॉन्स रहेगा। उसके बाद रिस्पॉन्स रिलीफ के अंदर जैसे रहेगा आपका रेस्क्यू एंड, जो सागर बोल रहा था, सागर ने बोला था, सभी ये चीजें बोली थी, फूड वाटर शेल्टर सैनिटेशन क्लॉथ मेडिकल ट्रोमा ड्यूरेशन एंड शॉर्ट टर्म। देखिए अगर डिजास्टर फ्लड जैसी कोई सिचुएशन होती है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो आधे लोग वैसे ही मर जाएंगे, हेजे से कोलेरा फैल जाएगा, ठीक है। तो सैनिटेशन कंडीशन वहां पे मस्ट है, क्लोरीन टैबलेट वहां पे अवेलेबल होनी मस्ट है, ठीक है। हाउसिंग और जो वहां पे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, क्लोरीन टैबलेट्स हो गई, और मेडिकल एड वहां पे जरूरी है। ओके ठीक है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन, ऑलरेडी जैसे भुज जो गुजरात में हुआ था, भुज अर्थक्वेक, या फिर केरला फ्लड में जो नुकसान हमने देखा है, केरला फ्लड के अंदर एस्टिमेट किया गया है कि इतना नुकसान हुआ है, कई मतलब मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है बट काफी भारी भरकम, उनकी जीडीपी का अराउंड 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ केरला, इतना ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। सो दिस इज द फिगर।
तो रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे? एक गरीब आदमी, अगर हम जहांगीरपुरी में देखें तो डिमोलिशन एक्सरसाइज जो हुई थी, खारगोन में जो डेमोलिशन एक्सरसाइज हुई थी, उनके घर काफियों के पीएम आवास योजना के अंडर बने हुए थे, पीएम आवास योजना के अंडर हुए थे, ठीक है। तो उनको गिरा दिया गया। अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि दूसरा रिहैब वो बना सके उसको। ये बात कर रहा हूँ पीएम आवास योजना के अंदर। अगर कोई डिजास्टर स्ट्रक होता है, अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन है, फ्लड लाइक सिचुएशन है, तो वो एक नेचुरल कैलेमिटी है, आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को मुझे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में क्लेम नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट को खुद आगे आना होगा, गवर्नमेंट को जो रिहेबिलिटेशन करना होगा, जो गरीब जो ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इससे इम्पैक्ट होंगे। ओके, सो रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फुल रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज प्लस प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरेशन, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, दोबारा से बिल्डिंग बनाएंगे ये सब। सो एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, और कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, इससे अलग भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।